नवरात्रि पर्व की आप सभी को बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका ख्याल रखे, खुशियां घर में लाए। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ नवरात्रि पर्व, भक्तों ने किया महामाया देवी का अलौकिक दर्शन। जीएसटी में कटौती जांचने नेताजी जाएंगे बाजार, बीजेपी ने कहा सरकार का राहतकारी कदम। रेफर के कारण सिम्स में बढ़े डिलीवरी केस, आधे से ज्यादा सीजर जगह पड़ने लगी कम। और भतीजे ने कर दी चाचा की गला रेत कर हत्या, पूजा पाठ को मान बैठा जादू टोना। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। रतनपुर की पावन भूमि में विराजमान आदिशक्ति मां महामाया देवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के त्रिविध रूप में अनंत काल से विराजमान है। शारदीय क्वार नवरात्रि का इंद्रधनुषीय महोत्सव 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। रतनपुर के महामाया देवी मंदिर में इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से ही दूर दूर से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला चल पड़ा है। हजारों की तादाद में माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले दिन धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले मां महामाया मंदिर परिसर में विद्वान पंडितों के साथ आचार्य कौशल प्रसाद तिवारी के द्वारा धूप परिक्रमा की गई। फिर द्वार पूजा कर माता रानी का आह्वान किया। घट स्थापना के बाद मां महामाया की दिव्य महाआरती की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य के भागी बने। आरती के बाद भक्तों की लंबी कतार लगी, जो मां जगदम्बा के दिव्य अलौकिक रूप का दर्शन पाकर धन्य हुए। इस वर्ष 31,000 ज्योत कलश, मनोकामना ज्योत कलश प्रज्वलित हो रहे हैं। इस बार महामाया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट के सहयोगियों द्वारा और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से यह व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं कि जो भी दर्शनार्थी अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ उपस्थित होते हैं, उनको दर्शन बहुत ही आराम से हो जाए। इसकी पूरा पहला प्रयास ये है कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर से जो आ रहे हैं, उनको दर्शन आराम से हो जाए, ये इसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इस धार्मिक अनुष्ठानिक नवरात्रि महोत्सव पर देश विदेश के भक्तों ने मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराए हैं, जिससे झिलमिलाती दीपमालाओं की रश्मियों की सात्विक आभा से माता रानी का दरबार जगमगा उठा है। इस दिव्यमान ज्योति कलश के मन को मोह लेने वाला नैनाभिराम अलौकिक दृश्य के दर्शन मात्र से ही सारे संताप दूर हो जाते हैं, ऐसी भक्तों की आस्था है। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो दर्शन के लिए आए हैं। हर बार आते हैं। जहाँ हर पहला दिन मतलब नवरात्रि जब भी स्टार्ट हो, चाहे चैत नवरात्रि हो चाहे इस नवरात्रि हो, हर नवरात्रि में पहला दिन में आते हैं। मनोकामना हमेशा हर सब मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी। इस वर्ष मनोकामना ज्योति कलश की संख्या लगभग 31,000 है। इसे देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के द्वारा प्रज्वलित कराया गया है। हमारे आचार्य कौशल प्रसाद तिवारी द्वारा जो मुहूर्त दिया गया था, वो 7 बजे धूप परिक्रमा, द्वार पूजा और 9 बजे तक के हमारी पूरा पूजा जो है, घट स्थापना वगैरह सब संपन्न हो चुका है। और अभी ज्योति प्रज्वलित सब जितने कमरे में जो है सब प्रज्वलित हो चुका है। आरती का समय जो दिया गया है उसमें आरती होना है और आचार्य के द्वारा पूजा पाठ जितने हैं विधि विधान से सब पूजा आज संपन्न हुआ। रतनपुर के मां महामाया शक्तिपीठ में आयोजित शारदीय नवरात्रि का पर्व देश विदेश में विख्यात है। यह आस्था और विश्वास की धार्मिक संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोकस्वर के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। देवी मंदिरों में अभिजित मुहूर्त में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती, शतचंडी, महायज्ञ, देवी के जसगीतों का गायन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार को मां के शैलपुरी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। देवी मंदिरों में घट स्थापना शुभ मुहूर्त में सुबह 11:30 बजे की गई। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में मनोकामना दीप प्रज्वलित कराए हैं। इससे पहले गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका का विधि विधान से पूजन किया गया। मां दुर्गा का आह्वान कर उन्हें धूप दीप अष्टगंध द्रव्य के साथ फलों का नैवेद्य अर्पित किया गया। माँ त्रिपुर सुंदरी मणिमाई मंदिर में
1111 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। जैसा कि हर वर्ष होता है, इस दीप प्रज्वलन में हम परिवार सहित यहाँ पर आकर सब भक्तजनों के साथ में दीप प्रज्वलित करते हैं। माँ भगवती यहाँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान है। आज से शारदीय नवरात्र पर्व का प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम प्रथम दिवस माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में भगवती की पूजा अर्चना प्रारंभ किए हैं और विधिवत घट स्थापना करके मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं। 1111 दीप प्रज्वलित किए गए हैं और माँ भगवती के दरबार पर माँ की कृपा प्रसन्नता हेतु नवचंडी पाठ, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ, देवी भागवत का पाठ 9 दिन तक विधि विधान के साथ माँ को समर्पित किया जाएगा। 11 वर्षों बाद ऐसा संयोग आया है जब शारदीय नवरात्र 10 दिनों का है। दुर्गा देवी सिंह में जो श्रद्धालुओं को इच्छित मनोकामना पूर्ण करने वाली है। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती, नौचंडी पाठ, श्री दुर्गा भागवत और जस गीतों के साथ मां के नाम का यशगान किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। उधर कवर्धा जिले में नवरात्रि पर्व के दौरान बड़ा विवाद हो गया। कामठी गांव में दुर्गा पंडाल और झंडा लगाने को लेकर हिंदू संगठनों और गोंडवाना आदिवासी समाज आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। जानकारी के अनुसार शारदीय नवरात्रि में माता की मूर्ति स्थापना के लिए हिंदू संगठनों ने मंदिर में पंडाल और झंडे लगाए थे, लेकिन रविवार सुबह गोंडवाना आदिवासी समाज के लोग पहुंचे और पंडाल और यहां लगे झंडे हटा दिए। साथ ही मंदिर के गेट पर ताला जड़ दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झूमा झटकी शुरू हो गई। हालात बेकाबू होते ही महिलाओं ने मंदिर की दीवार तोड़ दी और मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। तनाव इतना बढ़ गया कि पंडरिया एसडीओपी भूपत सिंह धनेश्वरी का कॉलर तक पकड़ लिया गया। इसी दौरान झूमा झटकी में एक गर्भवती महिला आरक्षक का हाथ टूट गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें 40 से अधिक लोग घायल हो गए। कामठी में कल कुछ विवाद हुआ था दो पक्षों में, जो अभी शांतिपूर्ण है और वहाँ पर्याप्त बल लगाया गया है। और मैं उन दोनों पक्षों से भी अपील करता हूं कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव न करें। अगर उपद्रव करेंगे तो कानून को अपना कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा और कानून के अनुसार जो वैधानिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि यह कोई पहला विवाद नहीं है। इस मंदिर को लेकर पटेल समाज और गोंडवाना समाज के बीच सालों से तनातनी चली आ रही है। पिछले साल भी नवरात्रि के दौरान यहाँ तनाव का माहौल बना था। प्रशासन ने अब इस मंदिर को शासकीय घोषित कर दिया है ताकि आगे दोनों समाज के बीच तनाव की स्थिति निर्मित न हो। कवर्धा में दुर्गा पंडाल विवाद ने फिर से दो समाजों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में नवरात्रि और दुर्गा उत्सव को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर की सभी दुर्गा उत्सव समितियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह और एएसपी यातायात रामगोपाल करियारे ने समिति पदाधिकारियों से बैठक कर यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चर्चा की। इस दौरान पंडालों के पास भीड़ प्रबंधन, पार्किंग, डायवर्शन और एंट्री एग्जिट रूट तय किए गए। आयोजन समितियों को सीसीटीवी, एम्बुलेंस और इलेक्ट्रीशियन की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रतिबंधित डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर रोक लगाते हुए सभी से नियमों का पालन करने की अपील की गई। एसएसपी ने कहा कि जुलूस और पंडालों में शराब, नशा और असामाजिक तत्वों को किसी भी हाल में शामिल न किया जाए। साथ ही सभी समितियों को वॉलंटियर्स नियुक्त करने और पार्किंग स्थल पर स्पष्ट साइनेज लगाने के निर्देश भी दिए गए। यातायात पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन कर ही दुर्गा उत्सव और विसर्जन शांतिपूर्ण, सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सकेगा। देश में जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद बिलासपुर में बड़े ऐलान किए गए। पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस फैसले को आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया। बिलासपुर में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक अमर अग्रवाल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, महापौर पूजा विधानी, कोषाध्यक्ष गुलशन ऋषि और भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह मौजूद रहे। अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी की 4 दरों को घटाकर 2 कर दिया गया है और टैक्स कम करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जाता है।
विधायक अग्रवाल ने बताया कि साबुन, तेल, दूध और पनीर जैसी आम जरूरत की चीजों पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य प्रीमियम पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। इसी तरह गाड़ियों पर टैक्स 28% से घटाकर 18 कर दिया गया है, जिससे देश की 90% जनता को टैक्स में बचत होगी। हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को कि जीएसटी की जो 4 दर थी उसको 2 दर में परिवर्तित करना, टैक्स को कम करना और अधिकांश जो हमारे आम उपभोक्ता की चीज है, जैसे साबुन है, तेल है, दूध है, पनीर है, सब पे 5%। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रीमियम है ये सब 0 टैक्स। जो गाड़ियां हैं उसमें 28 से 18। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का जो कदम उठाया है वो ऐतिहासिक है। जीएसटी 2.0 से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और कारोबारियों के लिए भी यह व्यवस्था आसान होगी। जीएसटी में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा एक बड़े रिफॉर्म किए गए हैं। 4 स्लैब था, उसको घटा करके 2 स्लैब कर दिया गया है। 5%, 12%, 18 और 28%। अब उसको 5% और 18% में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका लाभ देश की आम जनता को मिलेगा, हमारी माताओं बहनों को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि 80 से 90% लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज से हम सब लोग नवरात्रि के इस पावन अवसर को मनाने जा रहे हैं, तो एक पूरे देश में एक तरफ हमारा दशहरा का उत्सव होगा और दूसरा एक आर्थिक बचत का भी उत्सव होगा और इसका लाभ पूरे देश की जनता को मिलने वाला है। इस मौके पर भाजपा ने घोषणा करते हुए कहा, मंगलवार से पार्टी के पार्षद, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और मंत्री बाजारों में जाएंगे। वे उपभोक्ताओं और दुकानदारों से मुलाकात कर यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को कम की हुई दरों पर ही सामान मिले। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उत्पाद बेचने का आग्रह भी किया जाएगा। विधायक अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य निगरानी करना नहीं बल्कि व्यापारियों से आग्रह करना है, क्योंकि उन्हें देश के व्यापारियों की ईमानदार छवि पर भरोसा है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, लेकिन वो जीएसटी का जो अगला चरण था कि टैक्स कम करना, स्लैब कम करना, सरलीकरण करना, वो आज पूरा इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद, हमारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री हम बाजारों में जाएंगे, उपभोक्ताओं से भी मिलेंगे और उनको सही रेट घट के मिले दुकानदारों से अनुरोध भी करेंगे और इसके साथ ही स्वदेशी माल ही वो बेचे, इस बात का भी आग्रह करेंगे। तो ये था जीएसटी 2.0 को लेकर बिलासपुर में हुआ बड़ा ऐलान। अब देखना होगा टैक्स दरों में हुई इस कटौती का लाभ आम उपभोक्ताओं तक कितनी जल्दी पहुंचता है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शहर के टिकरापारा का जर्जर हो चुका पोस्ट ऑफिस को कई दशक बाद नया भवन मिला। यहां काम करने वाले कर्मचारी और ग्राहक दोनों इस अव्यवस्था से परेशान थे। डाक विभाग इस इलाके में किराए का भवन काफी समय से तलाश कर रहा था। करीब 40 साल पुराने जर्जर हालत में पहुंच चुके पोस्ट ऑफिस को नया भवन नहीं मिल रहा था। पोस्टल विभाग की कई कोशिशों के बाद आखिरकार टिकरापारा जैसे पॉश एरिया में किराए का नया भवन मिल गया है। अब डाक सेवाएं इस नए स्थान से संचालित की जा रही है। महंगी संपत्ति वाले इस क्षेत्र में विभाग को कम किराया दर पर भवन नहीं मिलने का पेच फंसा हुआ था। संभागीय डाक अधीक्षक ने बताया कि वे अपने ग्राहकों को बेहतर वातावरण में डाक सुविधाएं देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ वर्षों में विगत 1-2 वर्षों से मैंने बहुत सारे हमारे बिल्डिंग चेंज हुए हैं हमारे परिमंडल के अनुमति से। तो जैसे पेंडा रोड में है उसको नए भवन में शिफ्ट किया गया है और उसी प्रकार एक हमारे यहाँ आरडी नगर है, उसको आरडी नगर बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, एक्चुअली में वो टिकरापारा में है।
वो भी बहुत जर्जर अवस्था में था, तो उसको भी अभी चेंज करके उसी कॉलोनी में वहीं पर नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ भवन की समस्या आ रही है वो सभी को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। खंडहर हो चुके भवन में काम करते कर्मचारी दुर्घटना को लेकर भयभीत थे। वे यहां आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा और जगह की कमी को लेकर भी चिंतित रहते थे। टीकरापारा मुख्य मार्ग से लगा नया भवन न केवल सुरक्षित है बल्कि खुला और हवादार होने से ग्राहकों को सहूलियत है। विभाग ने यहां सभी ग्राहक सुविधाएं जल्दी ही मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। सिम्स के प्रसूति विभाग में मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते औसतन रोजाना 25 से अधिक डिलीवरी हो रही है। इनमें से 15 से ज्यादा केस सीजर ऑपरेशन के होते हैं, जबकि करीब 35 से 40% केस जिला अस्पताल से रेफर होकर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि सिम्स में उपलब्ध बेड और संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा है। विशेष बात यह है कि जिला अस्पताल से आने वाले अधिकांश केस सामान्य डिलीवरी के होते हैं। ऐसे मामले को रिफर करने पर विभाग ने आपत्ति जताई है। सिम्स अधीक्षक लखन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य केस को भी रिफर करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर और जटिल मरीजों के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है। सिम्स प्रशासन ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से लगातार रेफरल केस बढ़ने से डिलीवरी मरीजों की संख्या 12 से 15 अधिक हो गई है। इसके चलते ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और नर्सिंग स्टाफ पर अतिरिक्त दबाव है। यहां तक कि गंभीर मरीजों की देखरेख में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। सीमित संसाधनों में बढ़ते केस से ऑपरेशन शिफ्ट भी प्रभावित हो रही है। प्रत्येक 15 से अधिक सिजेरियन केस आने पर ऑपरेशन थिएटर पर भार दोगुना हो जाता है। इससे मरीजों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि अगर यही स्थिति रही तो जटिल केस के लिए खतरा बढ़ सकता है। हमारे पास लिमिटेशंस तो हैं गायनी वार्ड में, और जहाँ पर डिलीवरी लेबर ओटी है, जो लेबर रूम है और लेबर वार्ड है। लेबर वार्ड में हमारे पास सीमित वार्ड बेड संख्या होते हैं। अभी कुछ दिनों से ऐसा देखने में आया कि जिला से कुछ मरीज जो सामान्य तौर पर बिना लिखे या वहीं से ऐसा भेज दिया जाता है कि आप वहाँ चले जाइए, यहाँ पर अभी कोई चिकित्सक नहीं है ड्यूटी पे। ऐसे भी मामले सामने आए, उसको भी हमने CMHO मैडम को अवगत कराया था। और कुछ ऐसे केसेस भी आए जो कि सामान्य डिलीवरी के हैं, उसको भी यहाँ पर रिफर कर दे, जो कि वहाँ पर किया जा सकता है। सिम्स प्रशासन ने मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग और CMHO को दी है। साथ ही सुझाव दिया है कि जिला अस्पताल में डिलीवरी की सुविधाएं मजबूत की जाएं और केवल गंभीर केस ही रेफर किए जाएं, ताकि सिम्स का बोझ कम हो सके और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। इधर विभाग ने डिलीवरी रेफरल पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। जिला अस्पताल से भेजे जा रहे मामलों की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आगे यदि सामान्य केस रिफर किए गए तो संबंधित चिकित्सक से जवाबदेही तय की जाएगी। इससे उम्मीद है कि रेफरल की स्थिति में सुधार आएगा और सिम्स में दबाव कुछ हद तक कम होगा। कैमरा पर्सन मैंग सिंह छतरी के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। तखतपुर के मनिहारी पुल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे बोरी में भरा अविकसित शिशु का शव देखा। सोमवार सुबह यह नजारा देखते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना की खबर मिलते ही तखतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने करीब 8 महीने का मानव भ्रूण अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कृत्य बेहद अमानवीय और संवेदनहीन है। आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच कर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भ्रूण यहां किसने और कब फेंका। बिलासपुर के रिवरव्यू क्षेत्र में खतरनाक तरीके से बाइक स्टंट करने वाले 3 युवकों पर पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर ही कार्यवाही करते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 281 BNS और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 189 के तहत अपराध दर्ज किया और मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। आरोपियों के नाम साहिल यादव, अनुराग पटेल और विकास यादव बताए गए। इनके अलावा आशीष एक्का पर भी कार्यवाही की गई। वहीं एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी धारा 106 BNS के तहत जब्त की गई। पुलिस ने साफ किया है कि बाइक स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर इसी तरह की सख्त कार्यवाही की जाएगी।
उधर रतनपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें 15 युवक रात में सर्विस रोड किनारे जन्मदिन मना रहे थे और तलवार से केक काट रहे थे। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सभी 15 युवकों की पहचान की और थाना रतनपुर में धारा 25-27 आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक स्थान पर जन्मदिन मनाने के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर तलवार और गाड़ियों को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रूपेश केवट, कमलेश सर्वनास, रितेश नायक, कर्ण सिंह, रणजीत केवट और अभ्युदय भारद्वाज शामिल है। इनके अलावा 9 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह के जो खतरनाक हरकतें हैं और हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन जो किया जा रहा है उस पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। जांजगीर चांपा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जादू टोना के शक में एक शख्स ने अपने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को धर दबोचा। पूरा मामला चांपा थाना क्षेत्र के पीपल चौक का है। मृतक रामप्रसाद पाल मंदिर में पूजा पाठ करते थे। उनका भतीजा अजीत कुमार पाल आए दिन इस बात को लेकर उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ था। रविवार रात आरोपी अजीत ने धारदार हंसिया से अपने चाचा पर हमला कर दिया। गले और कनपट्टी पर गंभीर चोट पहुंची जिससे मौके पर ही रामप्रसाद की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश पर चांपा थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में टीम बनाई गई। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और आरोपी को PIL प्लांट के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से धारदार हंसिया भी बरामद किया है। चांपा थाना क्षेत्र अंतर्गत में कोटा डबरी गांव है। बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलकर पूजा पाठ के लिए मंदिर के पास में जा रहा था और घर के सामने में ही जो आरोपी है वह अजीत पाल नाम का व्यक्ति है। वो उसे हंसिया से मारकर हत्या कर दिया और फरार हो गया था। पुलिस को प्रारंभिक जो सूचना मिली उस आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया है और विवेचना में लिया है। हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने पूछताछ में ये बताया है कि उसे जादू टोना का शक के आधार पर उसे हत्या किया है। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेज रही है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये मामला अंधविश्वास से जुड़ा बताया जाता है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। यहां से एक और खबर। जांजगीर चांपा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 56 लाख रुपए से अधिक कीमत का अवैध मादक पदार्थ नष्ट किया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति की मौजूदगी में ये कार्यवाही चांपा के प्रकाश इंडस्ट्रीज के फर्नेस में की गई। पुलिस के मुताबिक जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से जब्त की गई 280 किलो 880 ग्राम गांजा जिसकी कीमत 56,17,000 रुपए से अधिक है और 10,000 रुपए कीमत की 1560 नशीली टेबलेट जलाकर नष्ट किया गया। सभी नशीली सामग्री 16 प्रकरणों में जब्त की गई थी जिनका निराकरण हो चुका था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे, सहायक आयुक्त आबकारी अधिकारी नीलिमा डिग्रस्कर, पर्यावरण संरक्षण अधिकारी डॉक्टर अजय भगत, पुलिस विभाग के अधिकारी और प्रकाश इंडस्ट्रीज का प्रबंधन स्टाफ मौजूद रहा। रायपुर रेलवे स्टेशन में कूलियों ने बैटरी चलित वाहनों के परिचालन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के सामान ढोने के लिए स्टेशन पर बैटरी से चलने वाले वाहन उतारे हैं। कूलियों का कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है और उनका काम छीना जा रहा है। स्टेशन परिसर में कूलियों ने जमकर नारेबाजी की और इन वाहनों के परिचालन को तत्काल रोकने की मांग की। प्रदर्शन के चलते स्टेशन पर कुछ देर के लिए अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। फिलहाल रेलवे प्रशासन और कूलियों के बीच बातचीत जारी है। देखना होगा कि इस विरोध का समाधान कैसे निकाला जाता है। लापरवाह वाहन चालक ट्रैफिक व्यवस्था को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। सड़क पर लगे प्लास्टिक के बैरिकेड आए दिन तोड़े जा रहे हैं। तारबहार में शहीद चौक पर लोगों को निर्देश देने लगाया साइन बोर्ड किसी ने धराशायी कर दिया। लोहे का बोर्ड वाहन की ठोकर लगने से मुड़कर सड़क पर आ गया है जिससे दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया है। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े चालक इसमें फंसकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। फदाकार वन परिक्षेत्र में एक जैव विविधता उद्यान विकसित किया जा रहा है जहां मिश्रित प्रजाति के दुर्लभ पौधे रोपे गए हैं। यहाँ भूल भुलैया उद्यान भी है। ये वन क्षेत्र लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है जहाँ विभिन्न प्रजातियों के बांस के सघन वन हैं।
शहर से दूर फदाखार में एक जैव विविधता उद्यान बनाया जा रहा है। यहाँ के उद्यान में मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपे गए हैं जो आकार लेने लगे हैं। यहाँ कैक्टस के पौधे विभिन्न रूपाकारों में रोपे गए हैं। यह उद्यान लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें बांस की विभिन्न प्रजातियां हैं। उद्यान में भूल भुलैया उद्यान भी बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि यह नैसर्गिक रूप से ऑक्सीजोन है। यहाँ का तापमान शहर की तुलना में 2 डिग्री कम रहता है। यहाँ आकर शुद्ध ऑक्सीजन और शीतलता को महसूस किया जा सकता है। यह उद्यान वन पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में शोध करने वालों के लिए प्राकृतिक रूप से अनमोल खजाना है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। राज्य बनने के बाद 25 वर्षों के बाद भी शहर का अपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं हो सका है, जबकि यहाँ पानी, बिजली, कोयला प्रचुर मात्रा में है। हवाई सेवा का अभाव भी उद्योगों के यहाँ नहीं आने का कारण है। सिलटी और तिफरा के औद्योगिक क्षेत्र के ज्यादातर जमीनें आज भी खाली है। तिफरा के हाईटेक बस स्टैंड में चारों ओर गंदगी का आलम है। यहाँ का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है। यात्री सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। रोजाना यहां से लगभग 200 लोकल और 100 अंतर्राज्यीय बसें चलती हैं, जहां से सैकड़ों यात्री जो है विभिन्न जगहों के लिए यात्रा करते हैं।